कुछ औरतें अपने पति के होते हुए भी दूसरे व्यक्ति में अपनी इस तरह की रुचि दिखाती हैं कि उसके साथ वो संबंधों में लिप्त हो जाती हैं। उन्हें ये मालूम नहीं होता कि तुम अगर अपने पति को धोखा दे सकती हो, तो सामने वाला भी तुम्हारा यूज कर सकता है, तुम्हें धोखा दे सकता है। दोस्तों, आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। यहाँ पर एक औरत अपने पति को इस तरह से धोखा देती है, वो अपने ही भतीजे के साथ संबंधों में आ जाती है और लगातार 10 सालों से उसके साथ संबंधों में होती है, उसकी जो भी ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति करती है। लेकिन अचानक ही उस भतीजे का मूड इस तरह से बदलता है कि वो उस औरत को और उसके 8 साल से मासूम से बच्चे को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला लोग बागों के पास सोशल मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए पहुँचता है, तो हर कोई व्यक्ति इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करता है। हर कोई चाहता है कि इस मामले का पूरा खुलासा हो, आखिरकार इस मामले में हुआ क्या है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था और इस मामले में हकीकत में हुआ क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, झारखंड के देवघर के अंतर्गत एक थाना आता है गोविंदपुरम। ये गोविंदपुरम थाना के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम होता है धौरतरस गाँव। ये धौरतरस गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ के जो एसपी होते हैं अजीत कुमार, रात को 8 बजे इनके पास 17 जनवरी को एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर यही कहा जाता है कि साहब, यहाँ पर 2-2 कत्ल हो चुके हैं, आप जल्दी से अपनी टीम को लेकर यहाँ पर आ जाइए। फिर जो एसपी साहब होते हैं, बिना कुछ देरी किए हुए जो वहाँ का थाना होता है गोविंदपुर, उसमें फ़ोन करते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पर भी पहले ही फ़ोन आ चुका होता है। पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पुलिस वाले जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर तो कोई भीड़ ही नहीं, किसी को यहाँ पर मालूम ही नहीं कि यहाँ पर कुछ हुआ है। लेकिन जब बताए हुए एड्रेस के अंदर उस घर में जाया जाता है, तो जाकर देखते हैं कि एक महिला जो वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है, लेकिन पूरा शरीर उसका भीगा हुआ है। थोड़ी-सी आगे जाकर देखा जाता है, तो एक 8 साल का बच्चा वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जब पुलिस को गाँव के लोग देखते हैं, तो गाँव के लोगों का जमावड़ा भी वहाँ पर जम जाता है। गाँव के लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ पर हुआ क्या है, किसने पुलिस को फ़ोन किया है। कानो-कान किसी को कोई खबर नहीं होती, वहाँ पर आस-पास के लोगों का जमावड़ा जम जाता है। पुलिस डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेती है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद लोगों का वहाँ पर आना-जाना हो जाता है और जो वहाँ के लोकल जो वहाँ के विधायक होते हैं बीजेपी के, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पुलिस के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करती, बस पुलिस के पास तो चालान काटने का काम है। अगर पुलिस अपना ढंग से काम करे तो तुरंत ही उस मुजरिम को पकड़ा जाए, लेकिन यहाँ पर पुलिस अपना ढंग से काम नहीं कर रही है। बीजेपी के विधायक के ऐसे बयान सुने जाते हैं, उसके बाद आस-पास के लोगों का भी पुलिस के ऊपर दबाव बन जाता है। जो एसपी होते हैं अजीत कुमार, वो एक टीम गठित करते हैं और टीम को आदेश दिया जाता है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाए। फिर आस-पास के लोगों से जाँच-पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि इसका एक भतीजा है, जिसका नाम टिंकू है, जिसकी उम्र 34 साल है और जो मरने वाली महिला है, इसका नाम मिन्नी कुमारी है, जिसकी उम्र 30 साल है और जो फाइनेंस कंपनी में काम किया करती है और इसका जो बेटा है, उसकी उम्र 8 साल है। इसका पति भी बाहर काम किया करता है। इस लड़के के साथ इसके काफ़ी दिन से अवैध संबंध हैं, शायद इसने ही कुछ ऐसा किया हो। फिर टिंकू को पुलिस उठाती है, पुलिस उससे अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती है। टिंकू इधर-उधर की बातों से पुलिस को गुमराह करने लगता है और फिर पुलिस जब इस महिला की कॉल डिटेल निकालती है, तो उस कॉल डिटेल से पता चलता है कि ये महिला तो कई और लोगों के साथ बातचीत किया करती है। कई और लोगों में कई लड़कों के साथ रात-रात भर ये बात किया करती है। पति के और अपने बच्चे के होते हुए ये घर में रात भर कैसे बात कर सकती थी? यहाँ पर लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। उसके बाद पुलिस अपनी जाँच-पड़ताल को आगे बढ़ाती है और जो टिंकू होता है, उसे फिर दोबारा से गिरफ्तार किया जाता है और जब उसे अपने रवैये से पूरी सख्ती के साथ पूछा जाता है कि हमें सब कुछ मालूम हो चुका है कि तुमने ही ये कत्ल किया है। जब टिंकू पुलिस का इस तरह का रवैया देखता है, तो वो एकदम से टूट जाता है और सब कुछ सच-सच बताने लगता है। टिंकू बताता है कि साहब, आज से 10 साल पहले का वाक़या होता है। जब ये मेरी चाची घर पर आती है, तो उसके बाद मैं चाची की खूबसूरती को देखकर दीवाना हो जाता हूँ और चाची भी मेरे साथ इसी तरह से रहने लगती है। दोनों हम एक-दूसरे के संबंधों में आ जाते हैं, एक-दूसरे से प्यार प्रसन्न करने लगते हैं। धीरे-धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है, मेरी शादी भी नहीं होती। लोग बाग मुझसे यही कहने लगते हैं, जो
मेरे दोस्त होते हैं, मेरे नज़दीक होते हैं कि तू तो अपनी चाची पर फ़िदा है, इसलिए तू शादी नहीं करना चाहता, तू ऐसा कर अपनी चाची से ही शादी कर ले। इस तरह के कमेंट उसके ऊपर लोग बाग पास करते हैं। उसके बाद जो चाची होती है, इसे लोन पर अपने नाम से एक ट्रैक्टर भी दिला देती है। अब उस ट्रैक्टर से ही ये अपना गुज़ारा किया करता है। अब यहाँ पर ये अपनी चाची से दूरी बनाना चाहता था, अपनी चाची से अलग होना चाहता था, लेकिन चाची इससे कहने लगती है कि अगर तू मुझसे दूर हुआ तो मेरे ट्रैक्टर के पैसे वापस दे दे, मुझे जो भी मेरा सामान है वो सब मुझे वापस दे दे और मैं तेरे को इतनी आसानी से दूर नहीं होने दूँगी। चाची इससे साफ मना कर देती है, लेकिन यहाँ पर अब इसे डर सताने लगता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? लोग मुझे रोज़ परेशान करते हैं, लोगों की बदनामी को सहन करूँ या इस ट्रैक्टर को वापस कर दूँ? अब इसके दिमाग में तरह-तरह के सवाल घूमने लगते हैं और 17 जनवरी को ही ये शाम को करीब 7 बजे के करीब अपनी चाची के घर पर जाता है। जैसे ही गेट खटखटाता है, चाची अंदर से दरवाज़ा खोलती है, अपने हाथ में एक डंडा लेकर जाता है। उस डंडे से उसके सर पर इतनी तेज़ी के साथ वार करता है, चाची वहीं पर लहूलुहान हो जाती है और वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद उसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है, जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। अब जो इसका 8 साल का लड़का होता है, ये पूरा दृश्य देख रहा होता है। अब टिंकू के दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं कि अगर ये बच्चा ज़िंदा रहा तो ये भी सब कुछ सभी लोगों को बता देगा, क्यों ना इसको भी रास्ते से हटा दिया जाए। फिर उस लड़के को भी उसी तरह से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। पुलिस वाले जब उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तेरे हाथ ज़रा से भी नहीं काँपे? तो वो कहता है कि साहब काँप तो रहे थे, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? डर की वजह से मैंने उस लड़के को भी मौत के घाट उतार दिया। 2-2 यानी कि एक ही घर के अंदर मौत हो जाती है। जब पुलिस पूरा ये मामला सुनती है तो पुलिस भी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार अवैध संबंधों का क्या मतलब होता है? अवैध संबंधों का लास्ट में यही नतीजा निकला है। दोस्तों फिलहाल के लिए उस व्यक्ति जिसका नाम टिंकू है, जो इनका इस चाची का भतीजा है, उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो इस औरत का पति होता है, वो भी जब ये पूरा मामला सुनता है तो वो भी इस मामले को सुनकर दंग रह जाता है कि आखिरकार 10 साल से ये मेरे को किस तरह से बरगला रही थी, किस तरह से बहका रही थी, मैं इसके चंगुल में किस तरह से फंसा पड़ा था, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। लेकिन जब पति को ये पूरा मामला पता चलता है तो पति का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों यहाँ पर पत्नी ने जो विश्वासघात अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ किया, उसकी वजह से आज ना तो वो पत्नी रही, ना ही उसका वो 8 साल का बच्चा रहा। पूरा का पूरा परिवार एक अवैध संबंधों के चलते हुए तबाह हो जाता है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस घटना में बहुत बड़ी सीख भी है। जो लोग ये समझते हैं कि हम अवैध संबंधों में इसी तरह से रहेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी, लेकिन बुराई ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। आप अगर उसे ज़्यादा दिन तक छुपा कर रखोगे तो एक ना एक दिन वो इतना विकराल रूप लेगी, जिस दिन वो उजागर होगी वो इसी तरह के क्राइम के रूप में बदल जाएगी। तो दोस्तों अपने आप को जरूर बचा कर रखें, ऐसे क्राइमों से अपने आप को जरूर दूर रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,